नमस्ते, मैं निवांशु कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। और यह वीडियो भी जो है संधि पर ही आधारित है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में संधि के स्वर संधि रूप को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि इन दो संधियों के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से स्वर संधि और गुण संधि इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने कुछ स्वर वर्ण लिए हैं यहाँ पर। इसे मैंने इसलिए लिया है ताकि हम लोग सरलतापूर्वक समझ सकें आखिर संधि में इन्हीं सारी जो है अक्षरों का प्रयोग होता है, इन सभी अक्षरों का प्रयोग होता है, सभी वर्णों का प्रयोग होता है, खास करके स्वर संधि में। तो स्वर संधि में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो विषय है वो है वृद्धि संधि। चूंकि हम लोगों ने स्वर संधि का दीर्घ संधि रूप और गुण संधि रूप हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आगे आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि जो पाणिनि ने माना है, जो व्याकरणाचार्य हुए महर्षि पाणिनि, उन्होंने जो माना वृद्धि, जो वृद्धि स्वर माना, वो किसे माना, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से गौर कर लेते हैं कि दीर्घ संधि और गुण संधि किसे माना। तो ये इसको दीर्घ माना पाणिनि ने, जो है पाणिनि ने इसे दीर्घ माना, क्योंकि ये इसी की जाति का है और ये बड़ा है। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, इसको दीर्घ माना, यानी इसको बड़ा माना, इसको फिर छोटा माना, इसको बड़ा माना। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये दीर्घ री है, यहाँ पर जो है ये दीर्घ री है। ये हिंदी वर्णमाला में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये संस्कृत की चीज है। ये छोटी री है, ये बड़ी री है। इस प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई, उसी प्रकार से छोटी री और बड़ी री। चूंकि इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है, लेकिन संधि चूंकि संस्कृत का ही प्रकरण है, बहुत ही रोचक प्रकरण है, उसके बिना शायद व्याकरण अधूरी है। तो दीर्घ जो है हमारे जो व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने इसे दीर्घ माना, इसे दीर्घ माना, इसे दीर्घ माना, इसे दीर्घ माना। यानी ये दीर्घ है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। और इससे जो बनने वाले शब्द होंगे या फिर विकार उत्पन्न होगा, इस रूप में जो विकार उत्पन्न होगा वह आपका दीर्घ संधि कहलाएगा। क्योंकि ये दीर्घ स्वर ही दीर्घ संधि का निर्माण करता है। बस यही याद रखिएगा आप, दीर्घ स्वर ही दीर्घ संधि का निर्माण करता है। ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर ही दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। दीर्घ स्वर ही दीर्घ संधि का निर्माण करता है। अब देखिए हम लोग आगे गुण संधि की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। पाणिनि ने दीर्घ जो है इसे माना, जो मैंने सर्कल कर दिया। बाकी जो है गुण किसे माना, गुण जो है ए और ओ को माना, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जातियों के मेल से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ अलग विशेषता है इसमें। गुण को हम लोग विशेषता के रूप में जानते हैं, क्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने इसमें विशेषता उन्हें नजर आई, जो हमारे व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने इसमें विशेषता देखी, इसीलिए इसका नाम रखा गुण स्वर। और गुण स्वर से ही गुण संधि का निर्माण होता है। जहां पर भी ए और ओ वाले शब्द आपको देखने को मिले वो गुण संधि है। ये पिछली कक्षा में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी ये सारी चीजें। पिछली वीडियो जो है संधि पार्ट 2 के नाम से, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। नीलांशु सिंह चैनल पर जाकर के आप इन यानी संधि पार्ट 1 और संधि पार्ट 2 पर दीर्घ संधि और गुण संधि, स्वर संधि के दीर्घ संधि रूप और गुण संधि रूप को आप लोग देख सकते हैं।
तो इसे और इसे गुण स्वर कहते हैं, और इससे जो शब्द बनते हैं विकार उत्पन्न होकर मेल, दो वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से, वो गुण संधि कहलाते हैं। आगे जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि इसे माना गया, वृद्धि संधि इसे माना गया, यानी वृद्धि स्वर कहेंगे या फिर संधि कहेंगे, दोनों एक बात है। इसमें भी संधि है। ये जो आपका ये जो अक्षर नजर आ रहा है, ये जो वर्ण है, ये संधि युक्त है, ये संधि युक्त है, और ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। इसे वृद्धि स्वर के नाम से भी जानते हैं, और वृद्धि स्वर ये भी है। तो देखिए कितना सरल है। जो अपनी जाति में बड़ा हो जाए वो दीर्घ हो गया, ये इसकी जाति का है, इसमें बड़ा हो गया तो ये दीर्घ हो गया। ये छोटा है, ये बड़ा है। और दो अलग अलग जातियों से जो मिल करके बने वो गुण हो गया, यानी ये दोनों अलग अलग जाति का है, और ये दोनों जब मिलता है तो इसका निर्माण होता है। ये दोनों जब भी मिलते हैं तो इसका निर्माण हुआ है। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से जो है, इन दोनों के मेल से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको गुण कहा गया है। दो अलग अलग जातियों से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको गुण कहा गया। इसे भी गुण कहा गया क्योंकि इसमें भी दो अलग अलग जातियों से जो है, इसमें दो अलग अलग जातियों का मेल हुआ, दो अलग स्वर वर्णों का मेल हुआ और इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए ये गुण कहलाए। अब इसे यदि हम, एक समझने वाली बात है, यदि हम इसे गुण कहेंगे तो इसे गुण क्यों नहीं कहेंगे? ये गुण संधि कैसे नहीं है? ये गुण संधि इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका बड़ा रूप है, ये इसका बड़ा रूप है, इसीलिए वृद्धि हो जाएगी। इसमें वृद्धि हुआ है, गुण इसमें हुआ है, और इसमें जब थोड़ी वृद्धि हुई, थोड़ी बढ़ोतरी हुई तो ये बन गया। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि इसका बड़ा रूप ये है तो इसका नाम दीर्घ क्यों नहीं रहा? नहीं, इसका नाम दीर्घ इसलिए नहीं रहा, यदि दीर्घ ये भी हो जाते, दीर्घ ये भी हो जाते तो फिर अंतर कैसे पता चलता हम लोगों को? एक प्रक्रिया के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने इसे दीर्घ माना, और फिर जब दो अलग अलग स्वर जाति के जो है मेल से जो तीसरी जाति का, यानी तीसरी श्रेणी का जो स्वर उत्पन्न हुआ उसे गुण माना गया, और उसमें जो बढ़ोतरी हो गई, उसमें जो बढ़ गया वो वृद्धि हो गया, ये वृद्धि हो गया, और ये वृद्धि हो गया। ये वृद्धि नहीं है, ये दोनों गुण है, और ये दोनों वृद्धि है, क्योंकि इसका बड़ा रूप ये है और इसका बड़ा रूप ये है। वृद्धि का मतलब ही ये होता है बढ़ोतरी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि शब्द निर्माण किस प्रकार से होता है, और जो है शब्दों में दो अलग अलग स्वर किस प्रकार से वृद्धि संधि बनते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, शब्द पर अभी ध्यान नहीं देंगे। यदि हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो शब्द कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऐ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें एक ही चीज है, और ए, यानी गुण और ह्रस्व, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तब जो है इसका किसकी उत्पत्ति होगी? ऐ की उत्पत्ति होगी। और ए जब जुड़ेगा तो ऐ की उत्पत्ति होगी, और इसका उदाहरण इस प्रकार से होगा, एक जोड़ एक हो जाएगा एकाएक। जब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं ये एक शब्द का, इसके अंत में आता है और यहाँ पर ए तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो ये
वृद्धि संधि के रूप में दिखेगा। और एक पहचान है वृद्धि संधि कि जब भी शब्द में आप ऐ देख लें, जिस भी शब्द में ऐ नजर आए, आप समझ लीजिए कि वो वृद्धि संधि है, क्योंकि ऐ वृद्धि संधि ही है, इसे वृद्धि स्वर बोलते हैं। और जहां पर भी आपको ऐसा मिल जाए आप समझ जाइए कि वहां पर वृद्धि संधि है। एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं, आ और ए, ये दोनों जब मिलेगा तो भी जो है वृद्धि हो जाता है, यानी ये ह्रस्व दीर्घ, ये दोनों में से कोई भी गुण के साथ जुड़े तो क्या बनेगा, वह वृद्धि संधि बन जाएगी। ये ह्रस्व इस जाति का होना चाहिए, और आ, इधर पे आपको नहीं जाना, इधर ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ इस पर ध्यान देना है। ये इसका मेल इससे होगा तो ये बनेगा, वृद्धि बनेगा, इसका मेल इससे होगा तो फिर ये वृद्धि बन जाएगा। देख लेते हैं फिर से, आ और ए, जब ये दोनों मिलेगा तो फिर हो जाएगा आपकी वृद्धि संधि, यानी ऐ। एक बार फिर से हो गया, यहीं से है, इस पर ध्यान नहीं देना है हमें, इसे मिटा देते हैं हम लोग। यहीं तक हम लोग देखेंगे, यहीं से वृद्धि का निर्माण हो रहा है, इन दोनों से, और फिर आपका गुण, इन दोनों से और गुण की सहायता से क्या हो रहा है, वृद्धि संधि का निर्माण हो रहा है। ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ इधर भी है, उधर नहीं जाना है, सिर्फ ये अ और आ वाला ह्रस्व और दीर्घ को देखना है। ये दोनों मिल करके आपका, इन दोनों में से कोई गुण या फिर वृद्धि के साथ जुड़े, इन दोनों में से कोई भी ये गुण और वृद्धि के साथ मिलेगा तो वृद्धि संधि हो जाएगा। अब देखिए आ और फिर यहाँ पे ये गुण आ गया तो क्या हो गया, ऐ हो गया। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, सदा जुड़ एव, सदैव। और एक तरीका इसको पहचानने का, इसमें ऐ लगा हुआ है, जहां भी ऐ आपको नजर आ जाए समझ लीजिए कि वहां पर वृद्धि संधि है, क्योंकि ऐ वृद्धि स्वर है। जहां पर भी आपको ऐ दिखे अधिकतर जगह पे वह वृद्धि संधि ही होगी, इसमें कहीं कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप प्रयास कीजिएगा जब भी आपको दो शब्द मिलेंगे तो उसमें आपको इस तरह से अलग अलग खंड करके दिया होगा, या फिर नहीं भी दिया होगा तो आपको उसमें देखना है कि उसमें दो अलग अलग शब्द हैं क्या, दो अलग अलग शब्द आपको देखना चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि सदा जो एव है, ये सदा का अर्थ होता है हमेशा, और एव का अर्थ होता है ही, यानी सदा और एव मिल जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा हमेशा ही। तो ये संस्कृत का शब्द है वैसे तो सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, क्योंकि ऐ जो है वह वृद्धि स्वर है और वृद्धि यहाँ पर भी नजर आ रही है, तो सदा जो एव सदैव। आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर औ, ये भी तो वृद्धि संधि है, इसका भी तो हमको एक उदाहरण लेना पड़ेगा, तो ये भी तो वृद्धि संधि है। यहाँ पर ऐ का तो हम लोगों ने उदाहरण ले लिया, लेकिन औ का हम लोगों ने उदाहरण नहीं लिया। अब देखिए एक शब्द है वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि। अब देखिए यहाँ पे ओ जो है वो गुण है, गुण है, और अ जो है इस श्रेणी का है, ह्रस्व है। तो जब अ और ओ ये दोनों एक साथ जुड़े, पहले अ आए उसके बाद ओ आए, तो वहां पर जो है वृद्धि संधि हो जाती है, अ हो जाएगा।
और इसका जो इसकी जो संधि होगी वो हो जाएगी वनौषधि। वनौषधि। और एक तरीका है इसको पहचानने का, जहां पर भी आप देखें कि औ लगा हुआ है, ओ नहीं औ, ओ जहां पर लगा रहेगा समझ लीजिए वहां पे गुण संधि है। जैसे रंगोत्सव, मान के चलिए रंगोत्सव यहाँ पर हम लिख रहे हैं रंगोत्सव, तो रंगोत्सव में तो ओ है और वो हम लोग जानते हैं कि ओ गुण है। ये गुण भैया जी है, ये वृद्धि है, ये वृद्धि है। क्यों है वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। ये वृद्धि है और ये गुण है। तो यहाँ पर दम में दिख रहा है कि ओ है, और ओ जब मात्रा के रूप में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं तो हमें समझ में तो स्पष्ट रूप से आता है कि यहाँ पे ओ लगा हुआ है। तो ओ क्या है? गुण संधि है, गुण स्वर है, गुण संधि है, तो इसीलिए यहाँ पे गुण संधि होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ लगा हुआ है। यहाँ पर ओ नहीं औ लगा हुआ है, तो ये क्या है? वृद्धि संधि है, क्योंकि औ वृद्धि स्वर है, इसीलिए यहाँ पर ये वृद्धि संधि हो गई। और दो शब्द की जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि दो शब्द यदि आपको जानकारी है तो आपको जो है संधि विच्छेद करने में समस्या नहीं होगी। और यदि आप संधि विच्छेद कर लेते हैं तो हमें लगता है कि कहीं भी आपको समस्या होने नहीं जा रही है संधि में। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि दो शब्द आप जानें। जैसे एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ, आप देखिए आले वाला जितना भी शब्द है, जैसे कि हो गया शिवालय, शिवालय, शिवालय हो गया, हिमालय हो गया, शिवालय हो गया, हिमालय हो गया, कार्यालय हो गया, जितने भी आले वाले शब्द हैं, विद्यालय हो गया, जितने भी आले वाले शब्द हैं सभी दीर्घ संधि है। क्यों है? क्योंकि आलय जो है वह एक शब्द है। आलय एक शब्द है, आलय का मतलब होता है घर, और शिव तो एक शब्द है, शिव जोड़ आलय शिवालय, इसमें आ है, तो आ क्या है? आ दीर्घ है, हम लोगों ने दीर्घ माना तो ये दीर्घ संधि है। सब कुछ तो स्पष्ट हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें दो शब्द इसके अंदर मालूम है कि नहीं, इसमें दो शब्द कौन कौन है। यदि हम उसे पता कर लेंगे तो कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें संधि पहचानने से रोक सकती है। तो यहाँ पर वो है, तो ये आपका हो गया शिवालय, हिमालय, कार्यालय, विद्यालय, जितने भी आले वाले शब्द हैं सभी में आपको दीर्घ संधि मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान दे देते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, वृद्धि स्वर किस प्रकार से बनता है। तो वृद्धि स्वर इस प्रकार से बनता है, ये ओ और आ आगे आए, मतलब पहले शब्द के अंतिम, यानी ये पहला शब्द हो गया ए और ये दूसरा शब्द हो गया, ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया, तो इसके आरंभ में इसके अंत में इसका जो अंतिम वर्ण होना चाहिए वह ओ या फिर आ होना चाहिए, और इधर आपका गुण रहे या फिर वृद्धि रहे, ये कंडीशन है। इधर गुण रहे या फिर वृद्धि रहे, यानी गुण और वृद्धि ये दोनों तो भाई है। जिस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ दोनों भाई है, उसी प्रकार से गुण और वृद्धि दोनों भाई है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, याद रह जाएंगी बातें। अब इसका किस प्रकार से संरचना है? संरचना यही है कि अ और आ इन दोनों के साथ कोई भी गुण या फिर वृद्धि स्वर जुड़ जाए तो वहां पे वृद्धि हो जाएगा। एक बार से आप ध्यान दीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन ह्रस्व स्वर है, कौन दीर्घ है, कौन गुण है, कौन वृद्धि है। यहीं पे सारा उत्तर है। जो स्वर वर्ण का जो वर्णमाला है वहीं पे सारे उत्तर हैं, कहीं कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। ह्रस्व दीर्घ समझ गए और गुण और वृद्धि समझ गए, कौन गुण है कौन वृद्धि है। अब आगे हम लोग एक और शब्द ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है
एक शब्द है ओघ। ओघ एक शब्द है। ओघ का मतलब होता है जल का जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में जहां पर जल हो उसको ओघ कहते हैं। जहां पर जल की जो है बहुत ज्यादा मात्रा हो, बहुत ज्यादा मात्रा में जहां पर भी जल हो, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो, जहां भी हो, तो उसको बोलते हैं ओघ। इस ओघ शब्द का अर्थ है, ऐसा पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो ओघ, ओघ का अर्थ होता है जल समूह। एक जल समूह यानी जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है को हम लोग ओघ कहते हैं। अब इसमें इसके साथ लग जाए गंगा, गंगा जोड़ ओघ, गंगा जोड़ ओघ ये लग जाए तो हो जाएगा गंगौघ, गंगौघ। कहीं कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर औ, और औ जो है वो क्या है, वह वृद्धि संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि हम लोग तय कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और गंगा ओघ ये दो शब्द आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको पता होगा कि इस शब्द में कौन दो अलग अलग शब्द हैं। मेल दो वर्ण का ही हुआ है, लेकिन इसमें दो अलग अलग शब्द आपको मिल जाएंगे। अब आगे जो है एक चीज पर और हम लोग गौर करना चाहते हैं कि यहाँ पर औ रह गया था, औ के बाद होता है अंग अह। तो अह जो है यहाँ पर अह की बात जो है अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी होने जा रही है। तो अह जो है ये विसर्ग संधि में आएगा, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें इसी जो है स्वर वर्णमाला में ही है, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बात को समझ जाएंगे। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जो है नीलांशु सिंह जो चैनल है उसमें जाकर के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप संधि के पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, इसमें वृद्धि संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको आप देखिएगा। संधि में मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या होने जा रही है, आप समझ जाएंगे। बाकी एक और जो है जानकारी मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, इसके बारे में आपको अवगत कराने जा रहा था कि इसके लिए मैंने 5-6 दिन पहले ही इसके लिए मैंने तैयारी की थी, लेकिन समय का अभाव रहा, मैं आप लोगों को बता नहीं सका। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने आपको बता नहीं सका, इसके कारण जो है आपको एक नुकसान होने जा रहा है। वह यह है कि MP टेट जो मिडिल स्कूल के लिए है, वो उसकी जो है वैकेंसी आई थी, 13 तक लास्ट डेट था, और बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। आप सरकारी जगह पर जाकर के देख सकते हैं, 13 तक, हो सकता है एक्सटेंड किया जाए, अभी तो मैंने देखा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो है भाषा 1 के रूप में जो है आपका हिंदी है, जो कि आपका रहेगा 10 अंक का रहेगा, 10 अंक का हिंदी रहने वाला है, जो भाषा 1 के रूप में रहेगा। 10 नंबर जो है इंग्लिश के पेपर की रहेगी, तो उसमें भी जो है 10 अंक रहेंगे, उसे भी आप लोग पढ़िएगा। तो MP टेट वालों के लिए भी निवेदन है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उन लोगों को भी जो है संधि प्रकरण पर ध्यान देना चाहिए। और उम्मीद है कि जो है आप लोग चैनल को प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।